प्रिय विद्यार्थियों, कल हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश संविधान का विकास। उसी टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। जब 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, तो उसने संसद की अनुमति के बिना ही कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। इससे संसदीय नेता नाराज हो गए। जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने हेतु उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और विलियम तृतीय ने एक विशाल सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण किया। और जब जेम्स द्वितीय ने देखा कि सभी पक्षियों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के एक वांछित परिवर्तन हो गया और इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम आज। 1689 में बिल ऑफ राइट्स। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम, ऑरेंज के राजकुमार विलियम और मेरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया गया। इस अवसर पर संसद सम्राट से अधिकार पत्र मनवाने में सफल हो गई, जिसमें निम्न बातें थी। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। ये अधिकार को मनवाने में सफल हुई। और भी राजा को कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी। तीसरा, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता। संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस तरह से ये अधिकार पत्र को मनवाने में संसद सम्राट से सफल हो गई और इसी अधिकार पत्रों को ही इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। मुनरो ने, प्रसिद्ध विचारक मुनरो ने इस अधिकार पत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि इससे पार्लियामेंट की वैधानिक प्रभुता की घोषणा की गई, क्योंकि इन अधिकार पत्रों ने पार्लियामेंट की वैधानिक प्रभुता को घोषित कर दिया। अगला युग जो ब्रिटिश संविधान के विकास के संदर्भ में हैनोवर काल, जिसमें एक संसदीय राजतंत्र का उदय हुआ। इस काल को 1714 से प्रारंभ माना जाता है। राजपथ पर संसद की सर्वोच्चता तो 1689 के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से स्थापित की गई। 1714 में सम्राज्ञी एन की मृत्यु पर उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हैनोवर का राजा, हैनोवर का जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। यहीं से संसदीय जनतंत्र का विकास प्रारंभ हुआ, जिसने 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक पूर्णता प्राप्त कर ली। संसदीय जनतंत्र के विकास के चरणों को हम जानेंगे। राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। जब हैनोवर का जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना, सम्राज्ञी एन की मृत्यु के बाद में, तो राजपद पर संसद की सर्वोच्चता 1689 के अधिकार पत्र से स्थापित की गई थी। राजा पर संसद की सर्वोच्चता तो बिल ऑफ राइट्स 1689 का जो बिल ऑफ राइट्स था उसके द्वारा स्थापित की गई, किंतु हैनोवर वंश के सिंहासन आरूढ़ होने के पहले तक राजा का मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पदच्युति पर पर्याप्त हाथ रहता था। हैनोवर काल से राजा के इस अधिकार का भी पतन हो गया। यह अधिकार पार्लियामेंट के हाथों में पहुंच गया। सम्राज्ञी विक्टोरिया तक आते आते सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र रह गया। दूसरा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास हुआ इसी में। हैनोवर काल के पूर्व तक मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट ही करता था। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, लेकिन हैनोवर राजा प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं था और इंग्लैंड की राजनीति में भी उनको कोई रुचि नहीं थी।
तो उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया। हैनोवर काल से मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट ही किया करता था, लेकिन जब हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम जब अंग्रेजी से परिचित नहीं था, उसकी रुचि नहीं थी इंग्लैंड के शासन की राजनीति के बारे में, तो उसने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया। सम्राट ने विंग पार्टी के नेता सर रॉबर्ट वॉलपोल को कैबिनेट की अध्यक्षता का कर्तव्य सौंपा और वॉलपोल ब्रिटेन का एक तरह से प्रथम प्रधानमंत्री बना। धीरे धीरे मंत्रिमंडलीय प्रणाली के अन्य सिद्धांतों का विकास हुआ। लोक सदन का भी लोकतांत्रिकरण हुआ। यद्यपि 17वीं सदी में संसद ने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली, किंतु अब वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो पाई थी, क्योंकि जनता की अत्यंत छोटे भाग का ही प्रतिनिधित्व करती थी। जब संसद के अंदर और बाहर संसदीय मताधिकार को व्यापक करने के लिए आंदोलन चला, तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम 1832 के सुधार कानून द्वारा कुछ सीमित रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद 1867, 1884, 1918 के सुधार के द्वारा मताधिकार को और व्यापक बनाया गया। 1928 के अधिनियम के आधार पर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार करते हुए 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। 1970 में पारित विधेयक के अनुसार अब ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। लोक सदन की तुलना में लोकसभा की शक्तियों का पतन। 18वीं सदी तक लोक सदन पर लोकसभा का आतंक छाया रहता था, किंतु लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोक सदन की तुलना में लोकसभा की शक्तियां कम किया जाना आवश्यक था। 1832 का सुधार कानून लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध ही पारित हुआ था। इसी समय लोकसभा की शक्तियां कम होनी प्रारंभ हो गई। 19वीं सदी में यह परंपरा स्थापित हो गई थी कि वित्तीय विषयों की अंतिम शक्ति लोक सदन ही है, लेकिन 1910 में लोकसभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार करके इस परंपरा को भंग किया। ऐसी स्थिति में 1911 में एक संसदीय अधिनियम पास कर लोकसभा की शक्तियां कम कर दी गई, जो 1949 के संसदीय अधिनियम से और कम हो गई। लोक सदन की तुलना में लोकसभा की शक्तियां कम करके इंग्लैंड लोकतंत्र की पूर्ण प्राप्ति कर सका है। इस प्रकार लगभग 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया। ब्रिटेन की संवैधानिक विकास की मुख्य विशेषता यह रही कि स्थिर गति और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। स्थिर गति से और शांतिपूर्ण ढंग से इसका विकास हुआ। इस संवैधानिक विकास की दिशा कुछ बाधाओं और रुकावटों के बावजूद राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रयाण रही है। धन्यवाद।